हेलो क्लास। तो सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, तो अब हम लोग आएंगे थर्ड सेमेस्टर में। कंग्रेचुलेशन, सबके सब पास कर ही जाओगे। अब चलो, लॉकडाउन लग ही गया है, नहीं लगा है लेकिन क्लासेस पे तो लॉकडाउन लग ही गई है। अब इसका इस्तेमाल चलो करना चालू करते हैं। कुछ दिन बीच में पढ़ लिए, बहुत मज़ा आया। अब 2-3 महीना लगता है फिर से कॉलेज बंद ही रहेगा, लेकिन 2-3 मंथ में हमको क्या करना है, पूरा का पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। और पढ़ोगे तो आई थिंक अब तो आदी हो चुके हो, लेकिन डिपेंड करता है कि अभी भी जो है पढ़ना चाहते हो या नहीं चाहते हो, तुम पे डिपेंड करता है। तो थर्ड सेमेस्टर में से जो पेपर है वो हम आपको बात कर लेते हैं पहले। तो थर्ड सेमेस्टर में जो बीसीए बीएनएमयू के अंतर्गत आता है, उसमें 3 पेपर आता है बच्चे लोग। पहला पेपर आता है आपको डीबीएमएस, ठीक है। अगला है आपको डीसीओ। अगला है आपको ओएस। डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीसीओ डिजिटल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर ऑफ कंप्लीट आईटी एजुकेशन, ठीक है ना। ये बीटेक की बात कर लो, एमसीए की बात कर लो, बीसीए की बात कर लो, ये 3 पेपर तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। तो हाँ, ये और ये तो कंप्लीट है। डीसीओ में थोड़ा सा चीज कंप्यूटर आर्किटेक्चर का पोर्शन बचा हुआ है, लेकिन फिर भी बीसीए के हिसाब से जो भी है बहुत बड़ा दिया हुआ है। सिलेबस तीनों में से किसी का छोटा नहीं है। अगर पढ़ लेते हो तो आपको एमसीए में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी कंपटीशन के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस 3 की। और इस 3 का सबसे बड़ा गुण जान जाओ, बीसीए में 18 पेपर थ्योरी पेपर, प्रैक्टिकल को हम छोड़ के बात कर रहे हैं। उस अगर किसी कंपटीशन में बात होगी ना, अगर किसी कंपटीशन लेवल एग्जाम की बात की जाएगी, तो उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एकदम फिक्स है कि ये 3 पेपर, एक और पेपर होता है जिसका नाम है डीसीएन, डिजिटल कंप्यूटर नेटवर्क, 5th सेमेस्टर में आता है। और एक पेपर है जिसका नाम है सैड, ये 6th सेमेस्टर में आता है, सॉफ्टवेयर एनालिसिस एंड डिजाइनिंग सेक्शन, सॉफ्टवेयर एनालिसिस एंड डिजाइन। ये 5 पेपर कंप्लीट थ्योरी पेपर है, ठीक है। लेकिन ये 5 पेपर एक तरफ, और बाकी 13 पेपर कोई मतलब नहीं बनता है। कोई मतलब नहीं बनता है। इस 5 पेपर में जो क्वेश्चन होगा वो ऑलमोस्ट 80% होता है। बाकी इधर देख लो 13 है ना, इसमें 20% क्वेश्चन निकल के आएगा। ये स्थिति है। अभी तुमको एक चीज बता देते हैं, अभी तक तुमको समझ में आता होगा सी सी प्लस प्लस जावा पढ़ लेते हैं तो हम बहुत बड़े मास्टर हो जाएंगे। लेकिन ठीक है, तुम प्रोग्रामेटिकली प्रैक्टिकली तुमको फाइनली जो है सी सी प्लस प्लस जावा का ही इस्तेमाल होगा। लेकिन जब बात कॉम्पिटिटिव लेवल की बात करेंगे, चाहे किसी भी लेवल की बात कर लो, जहां पर बीसीए एमसीए बीटेक एमटेक बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाता है, वहां पर सबसे ज्यादा वैल्यू जो है इस 5 पेपर का है। तो इस 5 में से 3 तुमको इसी सेमेस्टर में पढ़ना है। इतना बात समझ में आ गई तुमको। ये स्थिति है ना कि ये 5 पेपर अगर तुम्हारा कंट्रोल हो जाए, तो तुमको नेट क्रैक करने के लिए और 6-7 पेपर ही जो है ना कंट्रोल करना होगा। नेट की बात कर मैं करूंगा, नेट की गेट की। तो ये जो होता है ना सी सी प्लस प्लस जावा वीवी डॉट नेट, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जितने हैं भैया, उसका जो लेवल है ना वो 10% भी नहीं होता है सारा मिला करके। और ये जो 5 है ना, 60% से नीचे कभी जा ही नहीं सकता है। 60% क्वेश्चन इस 6 पेपर पे डिपेंडेंट होता है। तो तुम समझ रहे हो इस 3 पेपर का क्या इंपोर्टेंस है कंप्यूटर की दुनिया में, खास करके जब हम एग्जाम की बात करेंगे। तो दिल लगा के पढ़ना पड़ेगा तुमको इस 3 पेपर को। अभी भी पढ़ोगे, एमसीए में भी पढ़ना पड़ेगा। तो अगर अभी पढ़ लेते हो तो एमसीए में बहुत कम पढ़ना पड़ेगा। लेकिन बोरिंग पेपर है, कंप्लीट थ्योरी थ्योरी थ्योरी, प्रैक्टिकल का कहीं मतलब नहीं है। तो बोर तो करता है, तो बोर करेगा अलग बात है, लेकिन तुमको अपने पे मेहनत करना है। अभी कर लोगे तो एमसीए में तो बोर नहीं होगे ना। एमसीए में फिर जिस समय तुम रियल लाइफ में सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग क्या काम करना चालू करोगे, क्योंकि एमसीए के बाद तुम जॉब के लिए तैयारी करोगे। अभी बीसीए में तुमको जॉब के लिए तो तैयारी करना नहीं है, प्रिपरेशन करना नहीं है। तो अगर अभी आप इस पेपर्स को पढ़ लें, तो एमसीए में आप फोकस कर पाएंगे जॉब ओरिएंटेड पेपर्स पर। जॉब ओरिएंटेड पेपर, ये सारे जॉब ओरिएंटेड पेपर्स नहीं है। जॉब ओरिएंटेड पेपर्स नहीं है, लेकिन इंटरव्यू क्रैक करने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन जब प्रैक्टिकल वर्क करेंगे तो फिर वही प्रोग्रामिंग स्किल, सैड, बहुत सारी चीजें आएंगी। तो इस 3 पेपर पे आपको फोकस करना जरूरी है। इस 3 पेपर में आपको मैं 2 पेपर पढ़ाऊंगा, लेकिन टिपिकल इसके लिए ये लेक्चर है, तो उसको मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा। अभी डीसीयू, डिजिटल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या पढ़ाऊंगा, डिजिटल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। बाकी 2 पेपर में ये आपको डीबीएमएस आसपास से पढ़ाएंगे आपके, और ये ओएस आपके
बाकी सब पढ़ाएंगे। कैसे कंप्लीट होगा क्या आपको देखना है। मेरा तो सीधा नेचर है, मैं पढ़ाने आ रहा हूँ, आप पढ़िए, जो भी क्वेश्चन है वो मेरे को आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और जिस दिन का क्लास है उसको उसी दिन खत्म करना है। अब तुम देख ही सकते हो कि पिछली बार तो मैं कंप्यूटर पर पढ़ा देता था या कॉपी कलम पे इस्तेमाल करता था, लेकिन इस बार के लॉकडाउन में मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। देखो सारा सेटअप तैयार करके रखा हूँ, तो बस हमारे सामने तुम नहीं हो, लेकिन तुम अगर ध्यान से देखो क्लासरूम के जैसे ही एटीट्यूड अपनाओ। एटीट्यूड कहने का मतलब कि जब क्लास स्टार्ट करते हो तो 3 घंटे, सॉरी 45 डेढ़ घंटे क्लास के अंतर्गत आपको रहना पड़ता अगर आप कॉलेज में होते। यहाँ पर मेरा कोई भी लेक्चर 30 मिनट 40 मिनट 45 मिनट से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि तुम लोग ज्यादा बीच में डिस्टर्ब तो नहीं करोगे ना। मैं एक तरफा पढ़ाते चला जा रहा हूँ, तो 40-45 मिनट इनफ हो जाता है। बात समझ गए। बस लेकिन 40-45 मिनट भी आपको याद रखना है कि आपको स्किप नहीं करना है। डोंट स्किप एनी टॉपिक। आपको उसको कंसंट्रेट करके देखना है। जरूरी तो नहीं है देखो ही, हेडफोन लगा के सुन भी सकते हो। सुनते समय तुमको अंदाज आ जाएगा कि कुछ इंपॉर्टेंट हो, सर दिखा रहे हैं, तो तब बोर्ड देखने की जरूरत भी है। उसको देखो, नोट्स बनाओ, और नोट्स बनाने के बाद कोई जरूरत पड़े मुझे बताओ, ओके। और दूसरी बात, अटेंडेंस रोज के रोज। कौन सा चैप्टर आपने देख लिया, कौन सा लेक्चर आपने देख लिया, मेरे को आप ग्रुप पे बताओगे, हैंड अपना जो है रेज करके, यू आर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक, ओके। अच्छा लगता है सामने से अगर कोई बोल दे तो। अदरवाइज हम जूम पे इसलिए नहीं है, तुम जानते ही हो, पिछली बार भी कई दफा ये चीज हो चुका है, जूम पे नेटवर्क नहीं रहता है। इस पे तो तुम्हारे पास पूरा, अब भी अगर हम क्लास लिए हैं तो फिर 12-14 घंटे के बाद दूसरा क्लास जाएगा, तो इतना टाइम है तुम्हारे पास, तुम इसको देख सकते हो। दूसरी बात, आपको एक चीज बता दें कि देखते समय आपको रेजोल्यूशन हाई करके रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बोर्ड पर चीजें लिखी हुई है ये लो रेजोल्यूशन में नहीं दिखाई देगी आपको। तो रेजोल्यूशन थोड़ा सा हाई करके देखिएगा, तो आपको मोबाइल पे भी दिख जाएगा। वैसे अगर आप कंप्यूटर पे इस चीज को देखें तो रेजोल्यूशन लो रहने पे भी आपको ये चीजें दिखाई दे देती है, ठीक है। तो चलते हैं आगे के लिए, हम बिना वक्त गंवाए हुए अपने चैप्टर की बात करते हैं। तो मेरा जो पेपर है वो है आपको DCO, DCO, डिजिटल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। एक समय था कि जब मैं ये बोला करता था कि ऐसा कोई पेपर नहीं है, ऐसा कोई सब्जेक्ट जिसमें डी लगा होगा वो हम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन किस्मत को जो मंजूर होता है वो हम और आप नहीं बदल सकते हैं। हम नहीं जानते हैं हमारी डेस्टिनी क्या है, ठीक है ना। हमारी डेस्टिनी में जब हम जब टीचर बने, सॉरी लेक्चरर बने, प्रोफेसर बने, जो बोलो, जब कॉलेज में आए हैं पढ़ाने के लिए, तो सबसे पहला पेपर अगर मुझे कुछ मिला पढ़ने के लिए तो DCO, पढ़ाने के लिए, डिजिटल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? तुम लोग जानते हो कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सब दिन मेरी हॉबी रही थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए टीपी कॉलेज में उस समय में DK सर हुआ करते थे, और यहाँ सहरसा में आदेश सर। तो अपन को तो कभी जगह ही नहीं मिला कि कुछ प्रोग्रामिंग स्किल अपनाया जाए। तो मुद्दे की बात आई कि चलो भैया सहरसा में ही प्रोफेसरी करना है तो कुछ भी कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो पेपर मुझे मिला, लकीली वो मिला आपको DCO, डिजिटल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। अब मुद्दा था पढ़ाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जॉब भी तो चाहिए। और जब हम सारा जॉब तो अब छोड़ करके सहरसा आ गए तो डिसाइड करना था कि अब यही करना है, तो चलो मजबूरी में भी पढ़ना तो चालू करना ही था। तो एक्चुअली इसको हमने कभी कॉलेज लाइफ में सीरियस इस पेपर को लिया नहीं था। इस पेपर को सीरियस तब लिया जब आपको पढ़ाना चालू किए, जब नेट की तैयारी करना चालू किए, तब इसको सीरियस लिए। इसलिए यकीन मानो कि BCA लेवल में या आपने पढ़ाई के लेवल में मैंने जितने पढ़ाई हुए पेपर पढ़े हैं उससे कई ज्यादा मजा मुझे पढ़ने में आया तो इस पेपर को आया, क्योंकि इसको हम उस दिन पढ़ रहे थे जिस दिन मेरी मैच्योरिटी लेवल टॉप पर थी अपने। देखो पढ़ते समय तुम भी मैच्योर्ड नहीं हो, तुम भी अगर आज मैच्योर्ड हो जाओ तो तुम्हारे पढ़ने का लेवल ही कुछ अलग हो जाएगा। तो वही स्थिति, हम भी जब BCA में थे, MCA में थे, एमटेक कर रहे थे, तो हमारी भी तो वही लेवल थी। बस सीरियस ही नहीं थे, बस पढ़ रहे थे एज ए स्टूडेंट। और स्टूडेंट कभी सीरियस नहीं होता है, हम भी एक समय स्टूडेंट थे। जिस दिन तुम सीरियस हो जाते हो अपनी पढ़ाई के प्रति, कोई मजाल नहीं है कि तुमको कोई हाथ पकड़ने वाला खड़ा हो जाएगा। देखो दिमाग सबके पास है, पढ़ता सब है, लेकिन कोई बहुत आगे निकल जाता है, कोई पीछे रह जाता है। उसका एक ही नीचे रिजल्ट होता है, क्या है ना, कारण है। और वो कारण ये है कि कौन कितना ज्यादा सिंसियर हो गया है। जिस दिन लाइफ में प्रोफेशनल हो जाओगे उस दिन आपको कोई पेमेंट करेगा किसी भी काम को करने के लिए, तो तुम चाहो ना चाहो तुमसे काम करवा लेगा। बात समझ गए। अगर मुझे 200 रुपए दे जा रही है किसी क्लास को लेने के लिए,
तो मैं चाहूं ना चाहूं, मुझे ये 2 घंटे आपको 1 घंटा देना पड़ेगा। बात समझ गए? तुम पे कोई बंदिश नहीं है, तुम स्टूडेंट हो, तुम देखो ना देखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरे ऊपर जो है ना ये बंदिश है कि मुझे तुम्हें पढ़ाना ही पड़ेगा। नहीं पढ़ाऊंगा तो मेरा पैसा कटेगा। बात समझ में आ रही है? तो बात है, अब भी हम सिंसियर भी हैं, जिम्मेदारी भी है। एक सेकंड के लिए मान लो कि कुछ पैसे छोड़ भी दें, लेकिन एक और जिम्मेदारी तो आ जाता है ना कि जिस काम को हमने लिया है उस काम को मुझे कंप्लीट करना होगा। तो मैं अपना बेस्ट देने का कोशिश करता हूं, जबकि एज ए स्टूडेंट कोई भी अपना बेस्ट देने का कोशिश नहीं करता है। जिस दिन देने लगा उस दिन तो उसकी दुनिया बदल जाएगी। बात समझ गए? तो स्टूडेंट और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अंतर है। जो स्टूडेंट प्रोफेशनल हो गया उसका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं मिलेगा। समझे? तब आपको बता रहे थे कि डीसीओ पढ़ाना मेरी मजबूरी हो गई थी, लेकिन सबसे ज्यादा मजा मुझे अगर किसी में आया तो वो इस डीसीओ में ही आया, क्योंकि टीचिंग करियर का स्टार्टिंग अगर मैंने किया तो इस डीसीओ से ही किया है। तो चलो सबको छोड़ते हैं, बहुत भाषण दे लिए, अब मुद्दे की बात करते हैं, चैप्टर पे ही आ जाते हैं। इस चैप्टर का नाम है डीसीओ, डिजिटल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ये 3rd सेमेस्टर का पेपर है। अब बात करते हैं कि डीसीओ पढ़ेंगे क्यों, आखिरकार इसमें हमने क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। तो इसका ओवरव्यू जान लो। अभी तक हमने पढ़ा सी से क्या करते हो, कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते हो, कंप्यूटर फंडामेंटल, सारी चीजों का क्या लिया आपने, ओवरव्यू लिया। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारे क्या थे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सी प्लस प्लस पढ़ा, डीएस पढ़ा, सबका मतलब तुमको पता है कि क्या होता है नहीं होता है। अब हम बात कर रहे थे कि तुम जब सी पढ़े तो सी जो है कंप्यूटर जानते हो 3 लेवल में बटा हुआ है। पहला लेवल आपका हार्डवेयर, दूसरा लेवल आपका सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में 2 चीजें हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और ये हार्डवेयर। तो अभी तक हमारा जितना भी पढ़ाई कंसंट्रेट किया हुआ था वो था आपके इस अपर लेवल पर, सॉफ्टवेयर लेवल पर। लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं डीसीओ, डिजिटल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, वो अपने लेवल को चेंज करके पढ़ना पड़ेगा हमको। अब हमारी सारी जो बातें हैं ना वो इसके फिजिकल लेवल के लिए है। एवरी टॉपिक इज रिलेटेड विद दिस फिजिकल लेवल। हार्डवेयर लेवल की बात होती है कि एक्चुअली कंप्यूटर कैसे काम करता है हार्डवेयर लेवल पर। अभी तक देखते थे बिट, बाइट, या कंप्यूटर जो है जोड़ कैसे लेता है, कंप्यूटर घटाव कैसे कर लेता है, तो वो उसके हार्डवेयर लेवल पे, सर्किट लेवल पे हमको इसकी पढ़ाई करनी है। तो वो चैप्टर आता है आपका एक्चुअली कंप्यूटर आर्किटेक्चर। एक्चुअली जो कंप्लीट इस टॉपिक को कवर करता है उसका नाम है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। लेकिन हमारे सिलेबस में कंप्यूटर आर्किटेक्चर नहीं है, क्योंकि तुम बीसीए के बच्चे हो बच्चे, तो तुम्हारे पास कंप्यूटर आर्किटेक्चर होना भी नहीं चाहिए। अगर तुम बीटेक के होते तो तुमको दोनों पढ़ना पड़ता, डीसीओ भी पढ़ना पड़ता और कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी पढ़ना पड़ता। तो अगर आप डीसीए वाला पोर्शन कंप्लीट कर लेते हो, और खुशी की बात बता देते हैं, नाम रखा है डीसीओ, लेकिन कंप्यूटर आर्किटेक्चर का जितना इंपॉर्टेंट पोर्शन है सब तुम्हारे डीसीओ में डाला हुआ है। 5 यूनिट है कंप्लीट इसके, ठीक है ना। इस 5 यूनिट में 3 यूनिट है डीसीओ का और 2 यूनिट जो है वो कंप्लीट कंप्यूटर आर्किटेक्चर का है। बात समझे? तो अपना सिलेबस बहुत अच्छा है इसमें। अब दोनों को कवर करेंगे। किताब पढ़ने की बात करेंगे तो आप मारिस मानू ले लें, डिजिटल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट वही है। और थोड़ा सा इरिटेट होना चाहते हो तो एक जैन का बुक आता है, क्या नाम है, कोई जैन ही है, ग्रीन कलर की बुक है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अदरवाइज आपको कुछ जरूरत नहीं है किताब पढ़ने का। मैं जितना टॉपिक आपको पढ़ा दे रहा हूँ, जैसा मैंने कभी भी नहीं छोड़ा है किसी कवर को, टॉपिक को कवर करना, इस बार भी नहीं छोड़ूंगा। बस मुद्दा है कि आप उस स्पीड में पढ़ो और प्रैक्टिस करो। ठीक है, मेरा जो है, फिर भी मेरा जो पेपर ये डीसीओ है, फिर भी सबसे ज्यादा जो है ना प्रैक्टिकल है, मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन जैसा लगेगा तुमको, वो डीबीएमएस और ओएस से मुकाबले। ओएस में भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस होते हैं और डीबीएमएस में भी। तो पढ़ने में तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा अगर मजेदार एक्चुअली में कोई सेमेस्टर है तो वो 3rd सेमेस्टर है। ये अलग बात है कि कंप्यूटर का इस्तेमाल करने को नहीं मिलेगा इसमें तो तुम बोर हो जाओगे। तो बोरिंग को छोड़ो, फ्यूचर की तैयारी करो। तो फ्यूचर की तैयारी करना है तो अब अपन देखेंगे डीसीओ में क्या बताया मैंने, हार्डवेयर लेवल पे बात होगी। किस लेवल पे बात होती है इसकी, हार्डवेयर लेवल पे बात होती है। ये किस चीज से बना हुआ है, जैसे कि इंटरनल मॉलिक्यूल इसकी क्या है, इंटरनल संरचना क्या है, इंटरनली कंप्यूटर काम करता कैसे है, ये सारा चीज हमको मिलेगा डिजिटल के अंदर। किसके अंदर मिलेगा, डिजिटल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। बात समझे? तो डिजिटल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन ये रहा मेरा सिलेबस। अगर आपके पास है तो ठीक, किसी को चाहिए तो बोलना, व्हाट्सएप कर देंगे, नहीं
तो जो जो टॉपिक हम पढ़ाते जा रहे हैं तुमको उस टॉपिक सारे टॉपिक्स को क्या करना है, क्लियर करते जाना है। तो अपना जो सबसे पहला टॉपिक है बच्चा लोग, वो है आपका नंबर सिस्टम। कौन सा टॉपिक? नंबर सिस्टम। वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिजिटल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम से हम सभी वाकिफ हैं। We all are known about number system। तो नंबर सिस्टम क्या है? अभी तक क्या पढ़ते हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक नंबर सिस्टम है। इसी तरह से रोमन नंबर में भी नंबर सिस्टम आपने पढ़ा है, बचपन में ही आपको पढ़ाया गया होगा रोमन नंबर सिस्टम। तो 2 नंबर सिस्टम तो आप रोज इस्तेमाल कर रहे हो। तो दिस नंबर सिस्टम इज बिलोंग्स विथ ह्यूमन बीइंग। हमने जो पढ़ा वो पढ़ा डेसिमल नंबर सिस्टम या रोमन नंबर सिस्टम, ये दोनों जो है ह्यूमन बीइंग के साथ रिलेट कर रहा है। ये ह्यूमन के बात की बात होती है। अपना इंफॉर्मेशन, न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन जो भी रिप्रेजेंट करना होता है हमको, हम उसके लिए किसका किसका इस्तेमाल कर लेते हैं? या तो अपना जो ये इंटीजर नंबर सिस्टम है, ये वाला 1 2 3 सो 9 0 से चालू होता है, या 1 2, ये भी एक नंबर सिस्टम है। तो 2 नंबर सिस्टम से तुम वाकिफ हो, एक ये, दूसरा ये। एक हिंदी वाला भी है, वो नंबर सिस्टम भी है, लेकिन वो नंबर सिस्टम सिर्फ हिंदी में रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो पूरा का पूरा नंबर सिस्टम यही है। ये न्यूमेरिकल नंबर सिस्टम जो अपनी है, इसको डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं हम लोग। इस डेसिमल नंबर सिस्टम पे ही वो काम करता है। ये भी एक्चुअली जो ये रोमन नंबर है, ये भी एक्चुअली डेसिमल नंबर सिस्टम पे ही काम करता है। लेकिन इसकी बात हमको ज्यादा नहीं करनी है, बस हम तुमको समझा रहे थे कि 2 अलग अलग नंबर सिस्टम से तो हम लोग वाकिफ हैं ही। तो नंबर सिस्टम क्या कहता है कि नंबर सिस्टम इट इज अ सिस्टम और it is a tools by which we can represent any numerical or calculative data to each other। बात समझे? ये न्यूमेरिकल डेटा हो सकता है, कैलकुलेटेबल डेटा हो सकता है। ऐसा डेटा जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या जो अंकों की बात होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका जरूरत पड़ेगा? हमको नंबर सिस्टम का जरूरत पड़ेगा। बहुत अगर इसके डीप में जाने की कोशिश करो नंबर सिस्टम की, तो होता क्या है, ह्यूमन जब इंसान आया ना शुरू में, तो शुरू में तुमको जानते हो सब कुछ लेके थोड़ी आ गया। पहले के पत्थल था, उसके बाद जो है पत्थल से लड़ाई करता था, उसके बाद जो है खेती करना लगा, खेती करने लगा, तो खेती करने के बाद क्या हुआ? कॉलोनी बनाने लगा, कॉलोनी बनाने के बाद क्या हुआ? बिजनेस करने लगा। और जब बिजनेस करने लगा तब बात आई गिनती की। भाई मैंने आपको 10 बकरे दिए थे, तो 10 बकरे के बदले मेरे को कितने गाय मिलेंगे? तो चलो तुरंत किए तब तो कोई बात नहीं, लो 10 बकरा 1 गाय लाओ, तुरंत हो गया। लेकिन आज 10 बकरा दे दिया, दूसरे दिन आया फिर 5 बकरा दे दिया, तीसरे दिन आया फिर 4 बकरा दे दिया, मतलब महीने भर तुमको इंस्टॉलमेंट में बकरा दे रहे हैं। अब तुम्हारे पास टोटल कितने बकरे हैं? गिनती कैसे करोगे? हाँ, फंसा मुद्दा उस दिन गिनने का। एक छोटा सा बात। दूसरा बात, मान लो उस समय शिकार होता था। एक समय में क्या होता था? शिकारी शिकार करते थे झुंडों में। तो शिकार करने के लिए है क्या? बहुत बड़ा चोटी है, जिस चोटी पर क्या है ना, सबको चढ़ना थोड़ा मुश्किल है। शिकारी का एक दल है जिसमें 10-12 बंदे हैं। अब एक गया ऊपर देखने के लिए कि ऊपर में कितने बकरे हैं, क्योंकि सब मिल के मारेंगे ना उसको उसके बाद। पहले लेकिन जाकर के ऊपर में देख लेते हैं कि ऊपर में कितने बकरे हैं, उसके बाद नीचे वाले को बताएंगे कि नीचे में कितना बकरा है। मतलब ऊपर एक चढ़ा, अब वहां वो देखता है कि कितना है, 5 बकरा है। जैसे 5 बकरा है तो नीचे वाले को क्या कहेगा? हेलो, 5 5 रिप्रेजेंट कर दिया उसने डाटा को, 1 2 3 4 5। अगर 10 है तो 10, लेकिन 10 से ज्यादा है तब काहे का रिप्रेजेंटेशन होगा? रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। बात समझिए। तो बात आता है नीचे वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे सकता है कि ऊपर में कितना है। ऊपर में वो जो मुंह से बोलता हो, उसमें जो यूज करता हो, वो उसकी मर्जी। लेकिन मुद्दा आया कि जब कैलकुलेशन की जरूरत पड़ी, जब कैलकुलेशन की जरूरत पड़ी तब नंबर सिस्टम की जरूरत पड़ी। और जब नंबर सिस्टम का जरूरत पड़ा तो जब डिफरेंट डिफरेंट सभ्यता में इस पे रिसर्च होना चालू हो गया। अब बहुत तरीके का नंबर सिस्टम आया। आप यूट्यूब करके देखो, हमसे कहीं बेहतर आपको नंबर सिस्टम का हिस्ट्री दिखाई देगा। तो हमको नंबर सिस्टम के हिस्ट्री में नहीं जाना है, बड़ा मजेदार है। उस हिस्ट्री में नहीं जाना है हमको, बस आज नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करके देखना है, जल्दी जल्दी इसको खत्म कर लेना है।
नंबर सिस्टम में सबसे पहला चीज हमने इस्तेमाल करने के लिए किसी भी नंबर सिस्टम का बात करेंगे तो हम सबसे पहले बात करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम जो ह्यूमन इस्तेमाल कर रहा है। अब जो ह्यूमन इस्तेमाल कर रहा है वो है तुम्हारा डेसिमल नंबर सिस्टम। कौन सा नंबर सिस्टम? डेसिमल नंबर सिस्टम। हम सभी इससे अवगत हैं डेसिमल नंबर सिस्टम से। तो देखो डेसिमल नंबर सिस्टम में होता क्या है, कितने सिंबल होते हैं ये यूज करने के लिए। दीज ऑल आर नथिंग, दीज ऑल आर सिंबल्स। दिस 1 0 2, हम ऐसे ही लिखेंगे 3 4 5 6 7, इसके बाद 8 के बाद 9। दिस ऑल आर सिंबल्स ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम। अब आप देखे होंगे कि हमारे लिखने का तरीका बड़ा अजीब लग रहा होगा तुमको। तो बच्चे एक्चुअली दिस इज द एक्चुअल राइटिंग टेक्निक ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम। ये आप कैसे भी लिख दो उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन यहां पर जब इस डेसिमल नंबर सिस्टम का इजाद हो रहा था, इनोवेशन हो रहा था, ये जब प्रचलन में आ रहा था तो बात आया था कि भैया जीरो को जीरो कैसे लिखें, वन को वन कैसे लिखें, जेड को जेड कैसे, सॉरी टू को टू कैसे लिखें, थ्री को कैसे लिखें, फोर को सेवन को, क्या कुछ मानक होना चाहिए कि कैसे लिखा जाएगा। तो देखो इसके पीछे एक छोटा सा टेक्निक दिया गया था कि ये वन ऐसे ही लिखा जाता है, ऐसे, दिस इज वन। और इसका मतलब होता है कि देखो टोटल नंबर ऑफ एंगल, इसमें एक एंगल बन रहा है, सो इट इज वन। सर ठीक। टू ऐसे लिखा जाता है, कोई दूसरा टेक्निक नहीं है, दिस इज टू। पहला एंगल दूसरा एंगल, टोटल नंबर ऑफ एंगल टू, इसीलिए दिस इज टू। दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स टू। थ्री ऐसे लिखा जाता है, वन एंगल, टू एंगल, थ्री एंगल, इसलिए ये थ्री। कुछ रीजन था जो ये दिया गया। दिस इज फोर, दिस इज फोर, 1 2 3 4। कोई शक नहीं कि आगे नहीं बढ़ता है इसका, क्योंकि अगर वो बढ़ेगा तो ज्यादा एंगल ले लेगा, इसलिए फोर यही होता है। बात समझे? दिस इज एक्चुअल फोर। नेक्स्ट 5, देखो ऐसे लिखा जाता है 5 को, पहला एंगल 1 2 3 4 5। एक एक्स्ट्रा एंगल क्यों ले रहा है ये भाई? 5, इसको अगर हटा दें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कोई एक एंगल छूट रहा है भाई, कहां पे छूट रहा है? ओ, कहीं तो छूट रहा है। अब देखो कहीं छूट रहा है, इसका रिसर्च कर लेना, या तो यहां छूट रहा है या तो ये यहां पर एंगल बनाता है, किसी एक जगह तो जरूर ये बनाता है। तो ये है आपका 5। नेक्स्ट है आपका 6। 6 के लिए ऐसे लिखे गए थे 6 को, 1 2 3 4 5 एंड 6। दिस इज योर 6। 7 की बात करोगे तो वही है, 1 2 3 4 5 6, और ये यहां भी होता है लगा हुआ, ये टोटल 7 होता है। इस 7 को भी जो लिखा गया है वो ऐसे लिखा गया है शायद, देखो 1 2 3 4 5 6, तो मे बी ये हो या ये हो, दोनों कहीं ना कहीं तो लगा हुआ है जो 7 रिप्रेजेंट करता है। सेम यही चीज आता है इस 8 में, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। 9 को भी लिखते समय में वही कहा गया था, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये ऐसे लिखा जाता है। 9 एक्चुअली ऐसे लिखा जाता है, तो 9 कौन मिलता है तुमको? देखो जीरो जो होता है, कोई अगर ऐसे लिख दे तो गलती लिखता है, इसीलिए इसको लिखने के लिए जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन किया गया था डेसिमल नंबर सिस्टम में वो था ये, टोटल नंबर ऑफ एंगल जीरो, कहीं से भी कोई एंगल नहीं बनता है। तो ये है डेसिमल नंबर सिस्टम के सिंबल्स।
जिस सिंबल्स में क्या होता है, सारे सिंबल्स से किसी एक वैल्यू को ये रिप्रेजेंट करता है। ये बताओ, ये 1 है क्योंकि शुरू से मुझे बताया गया ये 1 है, इसीलिए ना इसको 1 समझते हो। अगर इसको ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखा जाता, ये 1 है, एक सेकंड के लिए एग्जांपल, तो क्या समझते? इसी को हम लोग 1 समझते। कोई शर्त था कि हम इसको 1 समझते? तो बात है शुरू में इसका नाम रखा गया इस सिंबल का 1, तो इसीलिए तुम उसको 1 ऐसे लिखते हो। जैसे कि सिंपली मेरा नाम रौनक सिंह है क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरा नाम रौनक सिंह लिख दिया। अगर यही मेरा नाम जो है क्या होता, कुछ और हो जाता, हैदर अली हो जाता, तो क्या हो जाता? मैं आज आपको किस नाम से जानता? हैदर अली के नाम से जाना जाता। बात समझ रहे हो? तो कहानी यही है कि ये जो सिंबल्स हैं, ये सारे के सारे सिंबल्स हैं जिसका कि रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका फिक्स है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो किसी भी नंबर सिस्टम में सिंबल्स होते हैं, सेट ऑफ सिंबल्स, जो कि क्या होता है, उसके डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 0 to 9 का ही इस्तेमाल होता है। क्या कोई इस नंबर सिस्टम में इस x का इस्तेमाल कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि नंबर सिस्टम अपने साथ पूरा सेट ऑफ सिंबल्स रखता है, तो ये सेट ऑफ सिंबल्स अपना रखे हुए है। अब बात आता है टोटल नंबर ऑफ सेट ऑफ सिंबल्स कितने हैं इसके पास। तो टोटल नंबर ऑफ सेट ऑफ सिंबल्स इसके पास कितने हैं? 10 है। तो जो 10 है, तो इसीलिए टोटल नंबर ऑफ सपोर्टेड सिंबल्स, टोटल नंबर ऑफ सपोर्टेड सिंबल्स कितने हैं? 10। सो इट्स बेस इज 10, बेस इज 10। डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस है वो क्या है? 10 है। क्यों 10 है? क्योंकि इस नंबर सिस्टम में जो टोटल नंबर ऑफ सपोर्टेड सिंबल्स हैं वो कितने हैं? 10 है। ओके, क्लियर? तो ये हो गया आपका कहानी। अब किसी भी नंबर सिस्टम में एक चीज और जो आता है, ध्यान से देखना कि किसी भी नंबर सिस्टम में सिंबल तो होता ही है, लेकिन वो सिंबल क्या होता है? एक प्लेस वैल्यू पे होता है। किसी भी नंबर सिस्टम में वही होता है। जैसे कि 1 2 3.1 2 3, किसी भी नंबर सिस्टम में ये होगा, दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट एंड दिस इज इंटीजरल पार्ट। कोई भी नंबर सिस्टम की बात होगी तो नंबर जरूर दशमलव में जाएगा, ठीक है? This is this integral part, sorry, integral part and this is fractional part. तो जो फ्रैक्शनल पार्ट और इंटीग्रल पार्ट है, इस दोनों को अलग अलग करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इस पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। अगला जो होता है, सबका एक बेस होता है, तो बेस को यहां लिखा जाता है। क्योंकि आज तक हम लोग को सिर्फ डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ना था, इसलिए हमारे किसी टीचर ने मुझे ये नहीं बताया कि इसके पीछे नीचे बेटा 10 लिखना जरूरी है। लेकिन आज हम क्योंकि मल्टीपल नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए आज से तुम समझ लो कि हमको उस नंबर सिस्टम का कौन सा नंबर सिस्टम से वो बिलोंग करता है, उसके लिए जैसे कि नाम में रौनक सिंह लगा दो तो और ये राजपूत है, और रौनक यादव लगा दो तो ये जो है भाई ये यदुवंशी है, ठीक है ना? आगे में एमडी लगा लीजिए तो भाई साहब ये जो है ना मुसलमान है। तो जैसे कि ये जाति बता देते हैं ना किसी का, हम लोग अपने नाम में कुछ लगा करके, उसी तरह से इस 123.123 को 10 अगर नहीं लिखोगे तो ये पता नहीं चलेगा कि किस नंबर सिस्टम से ये बिलोंग कर रहा है। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर आपका ये नहीं है, अगर किसी नंबर सिस्टम में आप बेस को छोड़ देते हो, तो इसका मतलब आप बोल रहे हो कि यू आर राइटिंग ए डेसिमल नंबर। क्योंकि अगर ओमिट किया हुआ है तो ओमिट करने की इजाजत सिर्फ और सिर्फ एक नंबर सिस्टम में दी गई है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। इसलिए डेसिमल नंबर सिस्टम में आप बेस को इग्नोर कर सकते हो, लेकिन हमारे जो आगे आने वाले जितने भी नंबर सिस्टम्स हैं वो सारे में इग्नोर नहीं हम कर सकते हैं। तो 3 चीज समझ गए कि नंबर सिस्टम क्यों जरूरत पड़ा? कैलकुलेशन के लिए, न्यूमेरिक डेटा का इंफॉर्मेशन करने के लिए, रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? नंबर सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। किसी भी नंबर सिस्टम का जो मेन चीज है वो है आपको सपोर्टेड सिंबल, उसमें कौन कौन है। तो सपोर्टेड सिंबल कौन कौन है, सपोर्टेड सिंबल का संख्या कितना है, और वही बताता है कि उसका बेस कितना है। तो तुमको बेस बता दिया मैंने, सपोर्टेड सिंबल्स बता दिए मैंने, और पॉइंट के इधर क्या होगा, पॉइंट के इधर इंटीग्रल पार्ट होगा वो बता दिया मैंने आपको। अब बात आता है भाई साहब, जब हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम था ही, तो बाकी नंबर सिस्टम हमको क्या मतलब है? नंबर सिस्टम पढ़ने का भी कोई मतलब है क्या? ये तो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, मास्टर साहब बहुत कूटे हैं 1 2 पढ़ाने में, 1 2 3 4 पढ़ाने में। मेरा बेटा 4 साल का हो गया है, इसको रोज 1 से लेकर 20 तक सिखा देते हैं, ये हम ही को भोर में सिखा देता है।
तो बात है, ये नंबर सिस्टम भाई आप लोग अपने लाइफ के लिए पढ़ रहे थे, लेकिन आज हम आ गए हैं कंप्यूटर की दुनिया में। किस दुनिया में आ गए हैं? इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर। और कंप्यूटर का फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपको एक डेफिनेशन पढ़ाया गया होगा, कंप्यूटर इज डिजिटल मशीन, ठीक है ना। और कंप्यूटर इज कैलकुलेटिव मशीन। तो कंप्यूटर जो है कैलकुलेटिव मशीन है, कंप्यूटर इज मैथमेटिकल मशीन, ये एक मैथमेटिकल मशीन है। मतलब कंप्यूटर के बारे में जो भी कहा गया वो सिर्फ यही कहा गया कि कंप्यूटर जो है सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल डेटा पे काम करता है। किस पे काम करता है? मैथमेटिकल डेटा पे काम करता है, न्यूमेरिक डेटा पे काम करता है। चाहे तुम कुछ भी कर लो, इंटरनली कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा पे काम करता है। तो जब न्यूमेरिकल डेटा पे कंप्यूटर काम करता है, और तुमको ये भी साथ में बताया गया है कि कंप्यूटर जब भी काम करता है तो बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता है। बहुत बार सुन चुके हो आज के डेट में, एक साल का पढ़ाई करने के बाद। 0 1 कंप्यूटर किस पे काम करता है? 0 1 पे काम करता है। तो ये जो 0 1 है, तो कंप्यूटर का भी तो एक नंबर सिस्टम बन गया, वो 0 1 है। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, लेकिन कंप्यूटर के पास सिर्फ और सिर्फ 0 1 है। तो उस नंबर सिस्टम को वो समझता है। तो इसीलिए हमको जरूरत पड़ा डिफरेंट नंबर सिस्टम्स को पढ़ने का। जैसे सिंपली एक नंबर सिस्टम का एग्जांपल हम लेके चलें तुमको, किससे हम लेके चलते हैं? करेंसी से। तो करेंसी में रुपीज इट्स करेंसी, डॉलर इट्स करेंसी, ठीक है। उसी से चाइना का अलग होगा, यूएस का अलग है, तो डॉलर भी कई तरीके के डॉलर हैं। तो देखो सबका वैल्यू अलग अलग है ना। तुमको हम दे दें 10 रुपए और $10, कहीं जोड़ दो, जोड़ सकते हो? संभव ही नहीं है, क्योंकि दो डिफरेंट नेचर का करेंसी आपस में जुड़ नहीं सकता है, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या है? अलग अलग है। सेम उसी तरीके से दो डिफरेंट नेचर का नंबर सिस्टम भी आपस में जुड़ नहीं सकता है या घट नहीं सकता है, मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकता है। लेकिन एक चीज तो किया जा सकता है कि रुपए को हम डॉलर में बदल सकते हैं, डॉलर को हम रुपीज में बदल सकते हैं, और बदलने के बाद इंटरचेंज कर लो, कैलकुलेशन कर लो, सब कर सकते हो। तो यही कहानी इसमें भी आता है। तो डिफरेंट नंबर सिस्टम का इस्तेमाल हमको इसलिए करना पड़ा क्योंकि कंप्यूटर नहीं समझता है तुम्हारा डेसिमल नंबर सिस्टम, कंप्यूटर समझता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाकी बीच में जो और दो नंबर सिस्टम हम पढ़े हैं वो मेन नहीं है। मेनली अपन के पास एक ही नंबर था, डेसिमल नंबर सिस्टम, जो कि ह्यूमन बीइंग पढ़ेगा, ठीक है। अगला जो कंप्यूटर पढ़ेगा वो है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर, ये अपना वर्ड तो तुम सुने ही रखे हो। कंप्यूटर जो इस्तेमाल करता है किस नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करता है? बाइनरी नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करता है। तो नंबर सिस्टम के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इस पे भी लागू होगी। भैया सपोर्टेड सिंबल कौन कौन सा है? तो इसका जो सपोर्टेड सिंबल्स है वो कौन सा है? ओनली 0 एंड 1। तो इसके बेस कितने हो गए? अभी मैंने बताया कि टोटल नंबर ऑफ सिंबल इज इक्वल्स टू बेस। तो इसका बेस कितना हो गया? इट्स बेस इज 2। ओके, तो ये रहा बाइनरी नंबर सिस्टम, इसका बेस ये रहा 2। किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ तुम्हारे पास दो ही बिट है, 0 1। इसमें इसको डिजिट कहते हैं, इसमें इसको बिट कहते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इट इज ऑल्सो ए सिंबल, इट इज ऑल्सो ए सिंबल। इन केस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम एवरी सिंबल इज नोन एज डिजिट, बट इन केस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम एवरी डिजिट इज कॉल्ड बिट्स। इसमें हम क्या कहते हैं? इसको बिट्स कहते हैं। इसमें डिजिट कहते हैं और इसमें बिट्स कहते हैं। बाकी दोनों हिस्सा इसमें भी होता है। आप 1 2 3 है ना, तो उसको 0 1 1 1.1 1 1 0 आप इसमें भी लिख सकते हो। लेकिन इसमें एक चीज जो आपका है वो मजबूरी आप समझ लो, वो ये है कि बाइनरी नंबर सिस्टम आप जब भी लिखोगे तो इट इज मस्ट टू डिक्लेयर विथ इट्स बेस। क्यों? क्योंकि एक बात बताओ, ये अगर हम मिटा दें तो क्या ये नंबर डेसिमल नंबर नहीं हो सकता है? क्यों? क्योंकि 0 1 तो डेसिमल में भी है, हो सकता है ना। बात समझ गए? इसको छोड़ो, 1 2 3 को हम यही कर देते हैं 1 0 0। अब बताओ हमको कौन बाइनरी है कौन डेसिमल है, बता सकते हो? नहीं बता सकते हो, क्योंकि इसमें भी वो सारे नंबर हैं जो बाइनरी में हो सकता है, इसमें भी वो सारे नंबर हैं जो बाइनरी में हो सकता है। तो इसीलिए डेसिमल छोड़ दिए, इसका मतलब है डेसिमल नंबर लिखे हो। तो मजबूरी क्या है आपकी? जब आप बाइनरी लिखोगे तो उसका बेस भी लिखना मस्ट रहेगा। ओके, अब तो ये दो चीज समझ गए।
बाइनरी समझ गया और बाइनरी नंबर डेसिमल समझ में आ गया आपको, बाइनरी नंबर सिस्टम समझ में आ गया। तो अब अगला कहानी क्या आता है, अगला कहानी तुमको और 2 नंबर सिस्टम हम पढ़ाएंगे। उस 2 नंबर सिस्टम का नाम है, इस दोनों के बाद, उस दोनों से पहले एक चीज तुमको सिखाते हैं पहले कि डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में बदला कैसे जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल है। तो हम कहते हैं कि 1 2 3 है ये, या 1 3 3 है। तो इसको जो बाइनरी में बदलने का तरीका है वो ये है कि खुद 2 से भागा दे दो, सिंपल तरीका 2 से। तो 2 छके 12 और 1 पर 3 तो 2 छके 12, शेष कितना बच गया 1। 2 से 33 या 66, 2 से 11 12 13 15 16 दूनी 32, शेष 1। 2 से 8 दूनी 16, शेष 0। 2 से 2 चौके 8, शेष 0। 2 से 2 दूनी 4, शेष 0। 2 1 2 शेष 0। देखो ये ऐसे लिखा जाएगा, ये जो टोटल डाटा लिखा जाएगा बाइनरी में, तो जब इसको बाइनरी में लिखोगे तो ये ऐसे लिखाएगा। बाइनरी में क्या लिखाएगा, ये नीचे से ऊपर लिखाता है 1 0 0 0 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 0 1 और बेस यहाँ डेसिमल। तो मतलब क्या कहता है कि 133 जो तुम्हारा डेसिमल नंबर है उसका इक्विवेलेंट बाइनरी जो है क्या होगा 101 बेस 2। क्लियर। तो ये दो नंबर सिस्टम थोड़ा बहुत आपको समझ में भी आ गया होगा, लेकिन आगे के 2 और नंबर सिस्टम है। इस 2 नंबर सिस्टम का नाम है, एक है आपको ऑक्टल, ठीक है, और एक है नाम आपको हेक्साडेसिमल। एक है ऑक्टल नंबर सिस्टम और एक है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये 2 क्यों आया सर? डेसिमल इंसान समझता है, बहुत बढ़िया, इंसान आज तक हम लोग पढ़ते आए तो उस पर ज्यादा रिसर्च की जरूरत नहीं है। बाइनरी कंप्यूटर समझता है, बहुत बढ़िया, तो फिर ये 2 को कौन समझता है? तो बच्चे एक्चुअली होता यही है कि ये दोनों ही नंबर सिस्टम का काम है, लेकिन ये जो ऑक्टल और हेक्सा है ना, ये प्रोग्रामर के लिए कहा जाता है। किसके लिए है? प्रोग्रामर के लिए, जो हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं या आर्किटेक्चर लेवल पे काम करते हैं उसके लिए। उसका रीजन देख लो क्या होता है। इसको बाइनरी में बदलने में आपको कितना टाइम लगा? इतना टाइम लगा, किसी को भी इतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस बाय व्हिच ए डेसिमल नंबर सिस्टम इज कन्वर्टेड इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम। अब बाइनरी सिस्टम देखो कितना लिखे हो लंबा, तुम बहुत लंबा लिखे हो ना, कितने बिट में लिखाया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बिट में लिखोगे, लिखोगे ना 8 बिट में, तो इस 8 बिट का कैलकुलेशन करके आप डेसिमल बना सकते हो। लेकिन ये जो हेक्सा और ऑक्टल है ना, आंख से देख करके आप उसको बाइनरी में बदल सकते हो और बाइनरी से हेक्सा में बदल सकते हो या ऑक्टल में बदल सकते हो। तो इट इज वेरी वेरी सिंपल टू डिस्प्ले बाइनरी डेटा इन हेक्सा और ऑक्टल, एंड सेम एज इट इज वेरी सिंपल टू कन्वर्ट हेक्सा और ऑक्टल डेटा इनटू द बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बात है रिप्रेजेंटेशन, बाइनरी नंबर के साइज के रिप्रेजेंटेशन को कम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल होता है हेक्सा और ऑक्टल, और इसका कोई खास काम नहीं है। रिप्रेजेंटेशन के साइज को हम तुरंत रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि इजी होता है कन्वर्सन, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है। एग्जांपल देखो तुमको दिखाते हैं, ये बाइनरी है ना, तो पहले इस बाइनरी को हम छोड़ देते हैं, अब हम ऑक्टल और हेक्सा पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं? ऑक्टल और हेक्सा पे आ जाते हैं। तो अगर हम ऑक्टल और हेक्सा की बात करें तो इसको अगर हेक्सा में बदलना है ना, तो 1 0 0 0 1 0 1, अगर तुम इसको ऑक्टल में बदलना चाहते हो ना, सिर्फ छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं तुमको क्योंकि हमको आता है इसलिए हम कर दे रहे हैं। ऑक्टल में बदलना है तो ऑक्टल में 3 का सेट बनता है, 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3, यहां 0 लगा दो। ये हो गया तुमको 5, ये हो गया तुमको, सॉरी ये हो गया 0 और ये हो गया 1 0 0 5, बेस होता है इसका 8। तो देखो एक झटके में बदल के ला दिया ना हम इसको, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट में था वो कितने बिट में आ रहा है? 3 बिट में। तो कंप्यूटर इसको इस्तेमाल नहीं करता है, प्रोग्रामर करता है ताकि रिड्यूस कर सके रिप्रेजेंटेशन साइज को। तो ये हो गया ऑक्टल, मतलब कि ऑक्टल हो गया, बेस 8 है मतलब ऑक्टल हो गया। सेम इसी को अगर तुमको बदलना होता 0 1 0 0 0 1 0 1, इसको हेक्सा में बदलना होता तो 4 का ग्रुप बना लेता, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन साइज होता वो क्या हो जाता 4, और ये हो गया 115 45, ये हेक्सा हो गया। तो देखो
रिप्रेजेंटेशन साइज को रिड्यूस करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ बाइनरी डेटा के रिप्रेजेंटेशन साइज को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होता है तुम्हारा हेक्सा और ऑक्टल। इसलिए आप उनको पढ़ना पड़ेगा 4 डिफरेंट नंबर सिस्टम। पहला नंबर सिस्टम डेसिमल, ऑलरेडी नोन। दूसरा हो गया आपको बाइनरी, तीसरा हो गया आपको हेक्सा और चौथा हो गया आपको ऑक्टल। ये चारों पढ़ेंगे हम लोग। अब इस चारों को पढ़ने के बाद बारी बारी से पढ़ेंगे। चारों को पढ़ने के बाद हमको ये पढ़ना होगा कि हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल डेटा इनटू बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा। हाउ टू कन्वर्ट, हेक्सा को पकड़ेंगे, हेक्सा तीनों में कैसे जाएगा, डेसिमल, ऑक्टल और बाइनरी। उसी तरह से ऑक्टल को पकड़ेंगे तो हेक्सा, डेसिमल और बाइनरी। तो मतलब किसी भी नंबर सिस्टम को किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना पहला टास्क है मेरा। दूसरा, हर नंबर सिस्टम, क्योंकि नंबर सिस्टम अलग है तो कैलकुलेशन का तरीका भी अलग होगा। तो ईच नंबर सिस्टम हैज ऑन कैलकुलेशन रूल। सारे नंबर सिस्टम के क्या होंगे, कैलकुलेशन रूल अलग होंगे, चाहे वो दशमलव के साथ हो या दशमलव के बिना हो। तो सबसे पहले हम जो करेंगे बच्चे, वो करेंगे विदाउट डेसिमल। बाद में जब बिना डेसिमल वाला हो जाएगा तब हम लोग खेलेंगे फिर डेसिमल वाले पोर्शन के साथ। तो आज के लिए इतना ही, और सीधी सी बात है, इसको पढ़ो फिर तुमको मजा आएगा कि आज के बाद जो भी हम पढ़ेंगे वो कंप्यूटर के इंटरनल स्ट्रक्चर को जानने के लिए पढ़ेंगे, कंप्यूटर कैसे काम करता है। इसको देख लो। उसके बाद कल हम एक्चुअली पढ़ेंगे बाइनरी। एक नोट्स भेज रहे हैं वो नंबर सिस्टम का, उसको थोड़ा सा लिख लेना। कल हम पढ़ेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम को। ओके, चलो मिलते हैं कल की क्लास में। पता नहीं, देखो अभी मेरे पास परमिशन नहीं आया है, कॉलेज खुला है कि नहीं खुला है, लेकिन उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है कॉलेज खुला है नहीं खुला है। तुम पढ़ना चाहते हो, पढ़ाना चाहते हैं, चलो पढ़ना चालू करो। ओके, प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है। ये नंबर सिस्टम जो है ना, अगर पूछोगे नंबर सिस्टम का आप वैलिडिटी समझना चाहते हो तो सुन लो, ये कंप्लीट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जिसका चोरी भी नहीं होता है। अब इसको करने के लिए तुमको एक साल का, हमको याद है कि 14 या 42 नंबर का क्वेश्चन नंबर सिस्टम से सिर्फ पूछ डाला था। अपना बीएनए में कुछ बहुत ज्यादा जो है अव्वल दर्जे का है बाबू। तो इसलिए फिर से कहीं 42 नंबर का पूछ दिया तो समझ लो बैठे बैठे तुमको 42 नंबर आ सकता है। बस तुमको इस पूरे के पूरे टॉपिक को कवर करना है। तो आज का क्लास कुछ लंबा हो गया होगा तो कोई बात नहीं, कल से नहीं होगा। आज का काम कर लो, कल से तो टॉपिक दर टॉपिक बातें होंगी। इसको भी लेकिन कोशिश करना स्किप मत करना, ठीक है। और कौन कौन क्लास अटेंड किए हो सब जल्दी जल्दी अपना रोल नंबर बना लेना, तो वो सुबह में कि हम आए हैं और हम आए हैं।